Come to presentation on Canara Bank. Canara Bank valuation has come down drastically in the recent past, which has somewhat improved in past few days or say weeks. तो इसको देखते हैं क्या इसमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो जैसा कि देख रहे हैं 1 जुलाई 1906 को कैनरा हिंदू परमानेंट फंड के नाम से ये इसका जो स्थापना हुआ था, फिर नाम चेंज हो गया 1910 में कैनरा बैंक लिमिटेड। 19 जुलाई 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, उस समय कैनरा बैंक भी उसमें थी और सिंडिकेट बैंक भी उसका पार्ट थी। तो वो 14 में से ये दोनों बैंक भी नेशनलाइज हो गया। सिंडिकेट बैंक जो फाउंड हुई थी 1925 में मणिपाल में, प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, वो भी साथ साथ में नेशनलाइज हुई। तो कैनरा बैंक का जो पब्लिक इशू आया नवंबर 2002 में 35 रुपए के भाव में, और सिंडिकेट बैंक का पब्लिक इशू जुलाई 2005 में 50 रुपए के भाव में आया। 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक के साथ मर्जर डिक्लेयर कर दिया, और उसमें बताया गया कि ये जो मर्ज्ड कैनरा बैंक merged with syndicate bank will be fourth largest public sector bank with total business of 15.2 लाख करोड़ एंड 10,324 ब्रांच आफ्टर SBI, PNB एंड BOB। तो इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो चुका था, और उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर हो चुका था। उसके बाद जो है 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक बनाने का जो प्रोग्राम था, उसमें पहले नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे नंबर पे कैनरा बैंक, जो बड़ी बैंक थी, उनका मर्जर होना था। और उसी के हिसाब से जो है ये 1 अप्रैल 2020 को कैनरा बैंक का अमलगमेशन सिंडिकेट बैंक के साथ में हो गया। लेकिन ये जो चौथे स्थान पे थी कैनरा बैंक मर्ज होने के बाद, लेकिन उसका जो है प्राइस में बहुत इरोजन हो गया। तो अभी फिलहाल में जो है प्राइस घट के जो है उसका 7वें स्थान पे आ गया था, चौथे स्थान पे आने की बजाय। तो अभी उसके बाद कारण ये रहा कि जो Q2 रिजल्ट आए हैं, 28% फॉल इन नेट प्रॉफिट एट 444 करोड़ इन Q2 FY21 on हाई प्रोविजन इंक्लूडिंग वन फाइनेंस कंपनी अकाउंट बीइंग टैग्ड एज फ्रॉड। तो जब ये मर्जर हुआ तो उस समय 30 कमेटियां जो है इन्होंने दोनों बैंकों ने मिलकर बनाई गई थी, जिनको काम दिया गया था एक एक एस्पेक्ट को बारीकी से देखना दोनों बैंक का, और सो दैट मर्ज एंटिटी में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए। तो एज यूजुअल जैसा कि देख रहे हैं Q2 के जो रिजल्ट आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट में नेट प्रॉफिट के आसपास कुछ नहीं लिखा हुआ। ये क्लेवर मूव रहता है मैनेजमेंट का, जब नेट प्रॉफिट YOY डिक्रीज है तो वो इसको जो है रिपोर्ट नहीं करते, हाईलाइट भी नहीं करते। बाकी सब जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं उनको देख लेते हैं। 29% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई, 4.77% जो डोमेस्टिक क्रेडिट है उसमें कासा 14.47% इम्प्रूवमेंट है कासा डिपॉजिट में, और सेविंग बैंक अकाउंट में 13.38 उतना इंक्रीज है। फी बेस्ड इनकम 20% इम्प्रूव हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% इम्प्रूव हुई, और ग्रॉस एनपीए में 187 BPS इम्प्रूवमेंट होने के बाद 8.23 पे आ गया वो घट के, और नेट एनपीए जो है 230 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव होकर 3.42 और 3.42% पे आ गया, और 1188% BPS इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो 81.48 के रेस्पेक्टेबल लेवल पे आ चुका है। तो कुछ एक दो चीजें रेस्पेक्टेबल लेवल पे आ गई हैं, जैसे आप समझ लीजिए नेट एनपीए जो PSU बैंक के हिसाब से 3.42 और ग्रॉस एनपीए 8.23 एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो एट 81%। दीज पैरामीटर्स आर कंसिडर रेस्पेक्टेबल फॉर एज फार एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न।
और देखते हैं इसमें जो बाकी जो हाइलाइटेड डिपॉजिट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा का है नहीं। कासा डिपॉजिट के बारे में, डोमेस्टिक कासा का दिया हुआ है इन्होंने, पूरा ओवरऑल कासा का नहीं दिया हुआ। तो वो रेशियो जो है जून में 33.82% से भी घट के 32.77% हो गया, जबकि ये जो है एक डिजायरेबल रेशियो 40% के ऊपर होना चाहिए। तो ये आल्दो यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि हमारा कासा डिपॉजिट में 14% का इम्प्रूवमेंट हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले में कुछ खास नहीं है वो, मतलब उसमें बहुत ही जो है बैंक काफी हद तक पिछड़ रही है। ये बाकी पैरामीटर्स दिए, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घट रही है एज यूजुअल, इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन, कॉस्ट ऑफ फंड्स इज आल्सो कमिंग डाउन, यील्ड ऑन एडवांस आर आल्सो कमिंग डाउन, एंड व्हाट वी कैन से दैट यील्ड ऑन फंड्स, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, निम में थोड़ा सा मामूली इंप्रूवमेंट, जो पिछले साल की जो दूसरी तिमाही के मुकाबले 2.47 की बजाय 2.82 है। वो निम भी एक जो है रेस्पेक्टेबल लेवल 4 माना जाता है, और 4 से बहुत दूर, अभी 2.82 के पास ये लोग बैठे हुए हैं, तो अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। एनपीए में जैसा कि देखा, एनपीए की जो फिगर है थोड़ा सा उसमें रेस्पेक्टेबल बोल सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, बट पीएसयू की कंपैरिजन में रेस्पेक्टेबल 2.43, 3.42 जो है नेट एनपीए, और 8.23 जो ग्रॉस एनपीए, 53,438 करोड़, और नेट एनपीए 21,063 है। तो ये इनकी असेट क्वालिटी के बारे में जानकारी हो गई। उसके बाद एनसीएलटी अकाउंट के बारे में जो इन्होंने जानकारी दिया है, उसमें जो है 90% जो एनसीएलटी अकाउंट में जितने भी इनके अकाउंट्स गए हैं, उनकी संख्या 30 सितंबर 2019 को 290 थी, जो 30 सितंबर 2020 को 391 वो टोटल अकाउंट्स एनसीएलटी में है। और उन अकाउंट के अगेंस्ट जो है इन्होंने 90% प्रोविजन किया गया कर चुके हैं। और उसमें जब अगर और बारीकी से देखते हैं, तो फर्स्ट लिस्ट जो 12 की थी, उनमें से 7 अभी बचे हुए हैं, तो 7 का 100% प्रोविजन किया हुआ, इसमें जो भी मिलेगा वो सीधा बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगा। सेकंड लिस्ट में जो थे अकाउंट, उनमें से 17 अभी पेंडिंग है, उनमें 99% प्रोविजन किया जा चुका है। तो ये एनसीएलटी के अकाउंट का स्टेटस इसका है। अभी जो सब्सिडरी के बारे में अगर देखते हैं, कि सब्सिडी कुछ ज़्यादा बड़ी कोई खास नहीं है। असेट मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर में 13 करोड़ है, और उसके अलावा एक बड़ी देखिए तो इंश्योरेंस है, एचएसबीसी के साथ इनका जेबी है, उसमें इनका 51% हिस्सेदारी है, जहाँ पे प्रॉफिट जो है पिछले साल 58 करोड़ था, अभी 29 करोड़ खाली, बहुत घट गया। और उसके अलावा जो है कैनफिन होम्स का सब्सिडरी 30% ही है, वो तो सब्सिडरी बची नहीं, तो उसके लिए उसमें 221 करोड़ है, बट हिस्सा इनका बहुत कम है। और बाकी आप आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक है, उसमें 163 करोड़ प्रॉफिट है, जो भी 35%, जहाँ पे प्रॉफिट है वहां पे इनका हिस्सेदारी है ही नहीं, तो मतलब सब्सिडरी में भी कुछ खास इनका दम नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट हम अपने हिसाब से अगर देखते हैं, तो वो यहाँ पे क्यू मामूली सी जो है बढ़त इसमें दिखाई है, और वाई में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट नेट प्रॉफिट में नजर आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पिछले साल की वाई अगर हम डाटा देखते हैं, तो ये वाई सिर्फ एक बैंक का है, जबकि जो करंट ईयर का है वो 2 बैंक का है, सिंडिकेट कंबाइंड है। जून और सितंबर क्वार्टर का जो भी डाटा है वो कंबाइंड है, और जो पहले 3 महीने का डाटा है वो सिर्फ स्टैंड अलोन कैनरा बैंक का डाटा है। तो इसी के लिए देख रहे हैं, जब ग्रॉस एनपीए जो है 37,000 करोड़ से 57 में से 20,000 करोड़ जो एनपीए ग्रॉस एनपीए सिंडिकेट बैंक से इसमें आ गए, जिसकी वजह से जो है अभी फर्स्ट क्वार्टर में देखा आपने कि एनपीए ग्रॉस एनपीए बढ़ी थी परसेंटेज टर्म्स में, और एब्सोल्यूट टर्म में भी काफी बढ़ी थी, वो भी जो वापस जो है वो मार्च क्वार्टर की 8.24 के आसपास 8.26 आ गई, दोनों की कंबाइन होने के बावजूद। और नेट एनपीए में इन्होंने अच्छा खासा प्रोविजन किया है, 4.23% से जो अभी Q1 में 3.95 और 3.42 पे आ चुकी है। स्टैंड अलोन भी थी तभी भी जो है पिछले साल की जो तीसरी और दूसरी तिमाही में 5% से ज्यादा नेट एनपीए परसेंटेज टर्म्स में थे। जब प्रोविजन अभी काफी अच्छा किया, प्रोविजन कवरेज रेशियो 81% हो गया, तो ये अच्छा है। बाकी उसी चीज को तरह तरह से दिया हुआ है। इनकम में यहाँ भी कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जो जिसके बारे में चर्चा की जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 32% बड़ा है वाई ओ वाई। और यहाँ ये डाटा जो है, ये डाटा है कंपेरेबल डाटा, दोनों बैंक का मिला के है।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में QOQ 8% की ग्रोथ है और YOY 32% की ग्रोथ है। प्रोविजंस 8% बढ़ा है QOQ और YOY 45% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है घट गया, जो बोल रहे हैं, जो 28% डिक्लेरेशन YOY हुआ है। जो अगर QOQ देखते हैं 406 से 444, थोड़ा 9% जो इम्प्रूवमेंट हुआ है नेट प्रॉफिट में। बट नेट प्रॉफिट अभी की टाइम में जो प्रोविजंस पे पूरा डिपेंड करता है, और अगली जो अभी प्रोविजन नहीं किए हाल में, तो उसका असर जो है अभी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे तब उसमें जो है ठीक से देखने में नजर में आएगा। अगर हाफ ईयरली फिगर्स देखते हैं तो ये हाफ ईयरली फिगर सितंबर फर्स्ट हाफ के जो हैं उसमें हमको ये एनपीए की फिगर तो उधर ही रहती है। ईपीएस और बुक वैल्यू दो आइटम हमने ऐड किया इसमें। तो बुक वैल्यू इसका जो है अभी 238 रुपया है और ईपीएस 6.5 रुपया है। तो पूरे साल का ईपीएस इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 रुपया होगा। और बुक वैल्यू में ये अगर 90 रुपये जब भाव था, 90 से नीचे भी आ गया था, तो करीब 4.4 प्राइस टू बुक पे अवेलेबल शेयर था। और इस प्रकार से जो है बहुत ही जो है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बोल सकते हैं। दो परफॉर्मेंस में अपटिक आने तक ये जो है एंट्री लोग करने का सुझाव नहीं देते, मगर क्या होता है जैसे ही वो परफॉर्मेंस में अपटिक आएगा तब आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। वो भी दूसरी चीज ध्यान में रखनी होती है। ये शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 78.55% है। रिलेटिवली जो है बाकी जो छोटी छोटी बैंकें हैं उनमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इक्विटी डाला है, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे रिस्पेक्टेबल 78% है। इंश्योरेंस कंपनी 6.5% है। म्यूचुअल फंड में भी है एफआई इंडिविजुअल की 7.5% है। तो एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होल्डिंग है, कोई इसमें ऐसा इशू है नहीं। शेयर प्राइस का जहां तक सवाल करते हैं तो 2002 में जब लिस्टिंग हो गया कैनरा बैंक का, उसी का दिया है हमने। सिंडिकेट बैंक का लिस्टिंग बाद में हुआ था, उसके ग्राफ के बारे में भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो पीक किया था 700-800 रुपए तक जो है 2010 के बाद में, और उसके बाद से जो घटता रहा। पहले बार डिविडेंड भी देती थी 17 के बाद, जो जब एनपीए रिकॉग्निशन का दौर चालू हो गया उसके बाद आरबीआई ने डिविडेंड देने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो जैसे ही ये सब दौर खत्म होगा तब जब ये बैंक वापस डिविडेंड देना शुरू करेंगी तो इनके बहुत अच्छे भाव आएंगे। यही इनका मतलब बेसिकली इनको कवर करने का उद्देश्य है कि इतने सस्ते भाव में आपको एक पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा प्रेजेंस है, और उनका बहुत सारा लॉयल कस्टमर भी होता है जो नई वाली प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाने के लिए 4 बार सोचता है। तो वो कस्टमर बेस भी है और वो सबका जो है बेनिफिट जो है, जैसे जैसे अनसर्टेनिटी कम होगी, इकोनॉमी में थोड़ा सा सुधार देखने को आएगा, तो वो सब जो प्राइस में विजिबल आएगा। और इस तरह के जो भाव अभी मिल रहे हैं, मतलब इनका बिलो 90 रुपीज या 190 रुपीज के बीच में, इस तरह के प्राइस में बाद में मिलेगा नहीं। तो ये बहुत पॉइंट्स जो हैं इसके। कासा जो है अभी 32% था, जो इनका टारगेट है 35% तक ले जाने का FY21 मतलब मार्च तक। और एनसीएलटी में जो 90% अभी डिस्कस किया, 90% प्रोवाइड किया गया। जैसा भी जो रिकवरी होगा तो उम्मीद है उसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। और एक कोशिश जो इनका जारी है रिटेल एग्रीकल्चर एसएमई सेगमेंट में, उसमें जो है अपना जो है एक्सपोजर ये धीरे धीरे जो है बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इनकम टू इनकम रेशियो भी जो है 54% से 50.91% इम्प्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस एनपीए की हम चर्चा कर ही चुके हैं, और प्रोविजन कवरेज रेशियो की भी चर्चा कर चुके हैं, 81.48% पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.82, उसका टारगेट तो कुछ ज्यादा नहीं है, वो भी शायद कुछ उतना नहीं बढ़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि टारगेट ने 2.75 दिया है। तो वो भी 4% तक जाने में कितना समय लगेगा नहीं बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है कैपिटल रेजिंग प्लान था 8,000 करोड़ का, जिसमें से 5,000 करोड़ इक्विटी और 3,000 करोड़ जो है 81 बॉन्ड के थ्रू उठाना था। इसमें से जो पार्ट आउट ऑफ 5,000 करोड़
2000 करोड़ QIP के थ्रू उठाने के लिए इन्होंने जो बोर्ड लेवल पर मंजूरी किया, AGM में उसका अप्रूवल ले चुके हैं। कब आएगी, लेट अस वेट टू सी। और पिछले एक हफ्ते में जैसा क्या है, PSU बैंक के प्रति जितना मार्केट में निगेटिविटी था, वो सब निगेटिविटी में एक पॉजिटिव चेंज लास्ट वीक में देखने को मिला है। और जिस के दौरान जो है सभी PSU बैंक के प्राइस में बहुत सिग्निफिकेंट अप्रिसिएशन हुआ है। मतलब पहले क्या था, प्राइस में डिटीरियोरेशन ही लगातार देखने को मिल रहा था। और ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा इनका जो है डर्ट चीप वैल्यूएशन को रिकॉग्नाइज किया गया बाजार में, जिससे देख रहे हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक 24% इंप्रूव हो गया एक हफ्ते के अंदर, इंडियन ओवरसीज बैंक 14.9, पंजाब नेशनल बैंक 13.6 और कनारा बैंक 13% करीब जो है प्राइस इंप्रूवमेंट हुआ। यूनियन बैंक को 10% हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.5, सेंट्रल बैंक 9.4, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9.3, इंडियन बैंक 7.7, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% इंप्रूवमेंट खाली हुआ है। तो ये था है जो इनका पोटेंशियल। अभी देखिए ये एक हफ्ते में ऐसा है, तो अगर माहौल बदलता है और तो उस समय क्या होता है कि जब चीजें सुधरती हैं तो रेटिंग अपग्रेड और क्या क्या बहुत चीजें आ जाएंगी। और जो इनका पोर्टफोलियो है, वो जो आज की तारीख में बी है या BBB है, जब उनका अपग्रेड होगा तो ये सोचे चौतरफा सुधार जो है होगा। और इस तरह के प्राइस में बहुत अच्छा एकदम सडन इमीडिएट, मतलब बस समझ लीजिए कि जो मीडियम टर्म में बहुत अच्छा प्राइस अप्रिसिएशन मिलने की उम्मीद इसमें रखी जा सकती है। तो this was all about Canara Bank after its merger with Syndicate Bank, and we have tried to provide all the means data points and relevant details based on which any individual can take decision whether to hold existing share or to buy. And लगता जानकारी जो है आपके काम में आएगी और बहुत आप इससे फायदा उठाकर कुछ अपना उसको फाइनेंशियल रिटर्न में कन्वर्ट कर पाएंगे। और आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो है हमारा ट्विटर हैंडल VSC2 भी विजिट देख सकते हैं, वहाँ पे हमको हमारा ये वीडियो मिलेगा, बाकी सब वीडियो मिलेंगे और इनसे रिलेटेड पूरा जानकारी उधर शेयर करते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब और ट्विटर पेज को देखिए और इसका फायदा उठाइए। थैंक यू।